Hello everybody, my name is Pranav Verma and I'll help you all deal with your chemistry subject. So in the previous class of class 11th basic concepts of chemistry, हमने पढ़ा था atomic mass के बारे में. The last topic we ended was atomic mass. अगर आपको कुछ भी पिछले लेक्चर से रिलेटेड रिवाइज करना हो तो you can go for the video over YouTube. Otherwise next lecture का हम आगे डिस्कस करेंगे. So atomic mass की बात करी जाए तो मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ उसके अंदर. व्हाट वाज एटॉमिक मास? मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एटम को देख नहीं सकते, बहुत छोटा होता है वो. इसी वजह से उसका मास कैलकुलेट करने के लिए भी हमें एक अलग तरीका डिवाइस करना पड़ा. जैसे हम बाकी ऑब्जेक्ट्स को वे करके उनका वेट निकालते हैं, वैसे ही हम एटम का वेट नहीं निकाल सकते. सो वी जस्ट डिवाइस्ड अनदर मेथड जिसमें हमने क्या कहा, एटॉमिक मास कैलकुलेट किया. कैसे किया? एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखी. इट इज रिलेटिव वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू द मास ऑफ कार्बन 12 स्पीशीज. कि कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप है इसके विद रेस्पेक्ट to 1/12 part of mass of carbon 12 species. कि कार्बन 12 स्पीसीज को स्टैंडर्ड माना जिसका मास है 12, मास नंबर है 12. ये मैंने मास नंबर डिनोट किया. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा हमारे एटॉमिक डिनोशंस के जो पर्टिकुलर तरीके हैं उसके अकॉर्डिंग. सो दिस 12th मास नंबर 12 आइसोटोप ऑफ कार्बन इज टेकन एज स्टैंडर्ड. उसके मास को 1/12 किया जाता है और उस 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 स्पीशीज के रेस्पेक्ट में हम किसी दूसरे एलिमेंट का वेट कैलकुलेट करते हैं. तो इट्स वेरी बेसिक. कुछ एग्जांपल्स देखे थे, अभी वापस देखते हैं. जैसे कार्बन का वापस में बोलो 12 है, हाइड्रोजन का 1 आएगा, सल्फर का 32 आएगा. क्लियर है? अब मामले में छोटा सा ट्विस्ट देखते हैं कि कैसे. क्लोरीन का मास आता है 35.5, बोरॉन का मास आता है 10.8. हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉइंट्स में कैसे आ रहे हैं भाई? अगर हम कार्बन 12 के 1/12 के रिस्पेक्ट में उसका मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो तो राउंड ऑफ होना चाहिए था, एक होल नंबर होना चाहिए था. बट हम देखते हैं पॉइंट्स में भी आ रहा है ये दोनों केसेस के अंदर. और ऐसे और भी बहुत सारे केसेस जिनमें आपको डेसिमल पॉइंट्स के अंदर मास देखने को मिलेगा. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा. एक छोटा सा अपने कॉपी के अंदर एक छोटा सा ब्रैकेट बनाइए इस तरीके से. पहले देख लीजिए, स्टार मार्क कीजिए इसके ऊपर और लिखिए सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होते हैं. आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिखिए, समझाऊंगा. एलिमेंट्स विथ सेम एटॉमिक नंबर, कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर इज डिफरेंट. मास नंबर कुछ अलग है. ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर अलग अलग हो उनको हम बोलेंगे आइसोटोप्स. वेरी सिंपल एग्जांपल. सिंपल कार्बन के आइसोटोप्स देखते हैं. 3 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन में. अब ये कोई समझने की बात ही नहीं है, इतना बहुत हमें याद रखना पड़ता है एलिमेंट्स के बारे में कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. एक का मास नंबर होता है 12, एक का मास नंबर 13, एक का मास नंबर 14. एज सिंपल एज दैट. ऐसे ही क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं. एक का मास नंबर होता है 37, एक का मास नंबर होता है 35 और दोनों के एटॉमिक नंबर 17 आते हैं. समझ पा रहे हैं? ऐसे ही बोरॉन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं. एक का मास नंबर होता है 10, एक का मास नंबर होता है 11. So this is the phenomena of isotopes
माने वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे बट मास नंबर डिफरेंट होंगे। अब आप मुझे थोड़ा सा इसमें अंदर की तरफ जाकर के ये बताएं कि ऐसा क्या चेंज आ रहा है कि उनके एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट हो गए। क्या बदल रहा है इनके अंदर? देखिए, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। इसका मतलब अगर इन तीनों कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है। अगर कुछ वेरी कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन वेरी कर रहा है। तो जस्ट बिकॉज change in number of neutrons causes the formation of isotopes. इन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए दोनों को, क्योंकि हम आगे इन तीनों एग्जाम्पल के ऊपर एक एक क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे। आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट को, एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट आई गो विद आइसोबार्स, कि हमारे आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स, आइसोबार्स के डेफिनेशन में आपको बस मामूली सा चेंज करना है। पहले मैंने आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिखी थी, कहा था एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। मैं चेंज कर देता हूं, आइसोटोप्स की जगह आइसोबार्स किया, तो अब मैं लिखूंगा कि एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे बट मास नंबर सेम होंगे, कि वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उनको मैं आइसोबार्स बोलूंगा। एग्जांपल्स देखते हैं। कार्बन का एक आइसोटोप देखा था अपन ने 14 वाला। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन नेचुरली ही 7 एटॉमिक नंबर बट 14 मास नंबर के साथ एग्जिस्ट करता है। तो आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये दोनों आपस में आइसोबार्स हो गए। क्यों? क्योंकि इनके एटॉमिक मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। सो दिस इज द बेसिक फिनोमेना ऑफ आइसोबार्स। आई होप यू आर ऑल क्लियर विद दैट। बट एटॉमिक मास के कांसेप्ट में हम लोग आइसोटोप्स के बारे में अभी ठीक से और देखेंगे कि हाउ इज आइसोटोप्स अफेक्टिंग द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। आइसोटोप्स होने की वजह से एटॉमिक मास कैसे चेंज होता है या क्या कॉज करता है वो एटॉमिक मास के अंदर। सो आई विल रब दिस आउट। देखिए, आइसोटोप्स होने की वजह से क्या हुआ, हमें पता चला कि एलिमेंट्स एक से ज्यादा नंबर ऑफ मासेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। जैसे कार्बन की अगर बात करी जाए तो कार्बन एग्जिस्ट करता है 12 में, 13 में और 14 में। तो किसी भी एक के हिसाब से मास कैलकुलेट करना, कि मैं बोलूं कि मैंने तो सिर्फ एक आइसोटोप के मास के हिसाब से बता दिया, कि जैसे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन 2 में एग्जिस्ट करता है 35.5 और 35 and 37. These are the two mass numbers of chlorine existing in the world. कि हमें क्लोरीन 2 में दिखता है, तो 37 मास नंबर होता है 35। Now which will I use to calculate atomic mass? कि मैं atomic mass किसकी मदद से कैलकुलेट करूंगा, किसको कार्बन के 1/12 पार्ट के साथ में तोलूंगा। So this leads to complexity, but हमने क्या करा, हमने कहा दोनों को ही ले लो। Let's break out an average। तो यहां से कंसेप्ट जो शुरू हुआ वो कंसेप्ट शुरू हुआ एवरेज एटॉमिक मास का, which is our next topic, our sub topic actually। एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया। क्यों आया? बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टिंग आइसोटोप्स की वजह से हमने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया। इसका एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। एवरेज मास का एक सिंपल फॉर्मूला देखिए, इट्स n1 यानी एक आइसोटोप का मास नंबर इनटू n1, उसका परसेंटेज यानी वो कितने परसेंट में एग्जिस्ट करता है, समझेंगे इस बात को भी, प्लस n2 दूसरे आइसोटोप का मास नंबर और वो कितने परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही n3 मान ले 3 आइसोटोप है तो, और n3, और ये आगे चलता जाता है जितने भी आइसोटोप्स हैं आपके पास। अगर 3 है तो यहाँ पे एंड हो जाएगा, 4 है तो एक और n4 आएगा,
सिंपल इज दैट। नीचे आप n1 प्लस n2 प्लस n3 करके जोड़ दीजिए और सिंपल आपका एवरेज आ जाएगा। सो दिस इज योर फॉर्मूला। अब मैं आपको सिंपली एक चीज नोट डाउन कर लीजिए यहां पे कि मेरा m1 क्या है, मास नंबर ऑफ आइसोटोप 1, n1 क्या हो जाएगा, परसेंटेज अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है जैसे कि ये मेरा टोटल क्लोरीन का अमाउंट है, ये वाला 35 वाला आइसोटोप है, ये 37 वाला आइसोटोप है। तो मेरा हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मेरा जो परसेंटेज हुआ 37 वाला, ये जो डिनोट कर रहा है पूरे वर्ल्ड के टोटल क्लोरीन इतना है, उसमें से इतना पोर्शन यहां से यहां तक का पोर्शन 35 वाला है, बाकी का सारा 37 वाला है। तो इस बेसिस पे हम एक परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि 35 वाला आइसोटोप कितने परसेंटेज है टोटल वर्ल्ड क्लोरीन के अमाउंट का, ऐसे 37 वाला कितना परसेंट है टोटल क्लोरीन अमाउंट इन द वर्ल्ड का। तो percentage abundance is nothing but the percentage in which the element is present in the world. So ये आपके फॉर्मूले का डिनोशन हो गया। ऐसे आप लोग M2 के लिए लिखेंगे कि मास नंबर ऑफ आइसोटोप 2, N2 परसेंटेज अबंडेंस ऑफ एलिमेंट 2। तो दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे चलते हैं। हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आप लोग उससे ही प्रैक्टिस करेंगे एज मच एज यू कैन। जो क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे करवाया जाए वो आपको अच्छे से आने ही चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, लेट्स से कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, कि आपको क्लोरीन के एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है इफ it has 2 isotopes that is 35 chlorine and 37 chlorine in 75% and 25% respectively. I'll repeat the question. Calculate the average atomic mass of chlorine if it has 2 isotopes. इसके पास 2 isotopes हैं, जिनमें से एक है 35 chlorine, एक है 37 chlorine, in 75% and 25% respectively. इनकी परसेंटेज अबंडेंस भी आपको दी गई है कि टोटल वर्ल्ड में जितना भी क्लोरीन है ना, उसमें 75% तो 35 वाला है और 25% 37 वाला है। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपकी मैथमेटिकल स्किल्स ज्यादा काम आएगी केमिस्ट्री से ज्यादा। तो समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को? मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। एवरेज मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ n1 लिखूंगा, m1 n1 प्लस m2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। क्लियर है? अब देखिए मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देता हूं। M1 में मान लीजिए 35 वाले को मान लो। अब यहाँ पर असम्पशन की बात है, अगर आप इसको 1 मानना चाहे तो इसको भी मान सकते हैं, बट इसके साथ में फिर इसका परसेंटेज मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ में इसका परसेंटेज मल्टीप्लाई होगा। ये इंटरचेंज नहीं होने चाहिए, 1 और 2 आप किसी को भी दे सकते हैं। सो लेट्स से मैं 135 वाले को देता हूँ, तो 35 मास नंबर इंटू 75 प्लस 37 मास नंबर इंटू 25 अपॉन 75 plus 25. This is your basic expression for this particular question. इस
क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका सीधा सीधा आंसर आएगा 35.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास आपके पास इस बेसिक कैलकुलेशन से आ जाएगा 35.5। बड़ा ही आसान है कैलकुलेट करना। आई आस्क यू ऑल टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑन योर ओन एंड दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन। बट अगर आप लोग एक बात नोटिस कर रहे हो तो मैंने यहाँ कोई भी यूनिट नहीं लिखी है इसकी, एटॉमिक मास की मैंने कोई भी यूनिट नहीं लिखी है। एंड you all must not be having the reason why I haven't written the unit there. आप लोगों के पास कोई कारण नहीं होगा कि मैंने यूनिट क्यों नहीं लिखी है। So keep this as a suspense। हम आगे चैप्टर के अंदर डील करते हैं और बात करेंगे कि मैंने वहां यूनिट क्यों नहीं लिखी है। So this is your question और काफी बेसिक येट काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम्स में आ सकता है। So whatever you mark important with, mark it important। I'll rub it now। एक और क्वेश्चन जो है वो मेरा सॉल्यूशन बनाने से पहले मैं चाहता हूं, मैं आप लोगों को बोर्ड पे अभी उसका सॉल्यूशन करा के दिखाऊंगा। बट आई आस्क यू वन थिंग कि जैसे ही मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दूं, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू दैट क्वेश्चन और योर ओन, अपने आप करके देखिए एक बार उसको, एंड देन यू विल हैव द सॉल्यूशन लेटर इन द वीडियो। आप उसे बाद में भी देख सकते हैं, बट वंस फॉर वंस गिव इट अ ट्राई एट लीस्ट। सो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं कि बोरॉन हैज 2 आइसोटोप्स, कि बोरॉन के पास 2 आइसोटोप्स हैं, बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11। आपको दोनों आइसोटोप्स दे दिए गए एंड देयर एवरेज एटॉमिक मास इज 10.8। आपको एवरेज एटॉमिक मास भी दिया गया है, तो पूछा क्या है, कैलकुलेट देयर परसेंटेज अबंडेंस। इस अबंडेंस को कैलकुलेट करना है, कितने कितने परसेंट में एग्जिस्ट करते हैं। अब कई बार आपको इस अबंडेंस की जगह ना दूसरा वर्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है, विच इज वेरी कॉमन, आप लोगों ने सुना होगा, अकरेंस, OCCURANCE, अकरेंस बताया उसका। सो आपसे थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया, आपको आइसोटोप्स दे दिए गए हैं, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया गया और आपसे पूछा है परसेंटेज अकरेंस से अबंडेंस बताओ। सो वही फार्मूला है, छोटी सी ट्रिक आप लोगों को यहाँ पे यूज करनी है। हिंट मैं आपको अभी दे देता हूँ कि इन दोनों की अकरेंस का जो सम होगा वो ऑब्वियसली 100% ही होगा। आपके पास N1 और N2 दिया हुआ है, N1 और N2 आपको कैलकुलेट करना है, एवरेज एटॉमिक मास आपके पास दिया हुआ है। N1 और N2 का जो रिलेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि N1 जब भी N2 से जुड़ेगा, यानी N1 प्लस N2 इज ऑलवेज 100, क्योंकि परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 ही होता है। सो डू इट वंस, लेट्स गो ऑन विद द सॉल्यूशन नाउ। देखिए, अगर मैं लेट करता हूं इस क्वेश्चन में, let the occurrence of boron 10 be x, कि x मान लेता हूं मैं बोरॉन 10 आइसोटोप की अकरेंस को, तो मेरे पास बोरॉन 11 वाली अकरेंस कितनी आ जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक और दूसरा दोनों की अकरेंस का सम जो है वो 100 आएगा हमेशा। तो इन केस अगर मैं एक को x मानना हूं, दूसरा वाला मेरा 100 माइनस x हो जाएगा। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज से, क्योंकि इसकी अकरेंस और इसकी अकरेंस का सम 100 है। क्योंकि मैंने एक की को x माना है तो दूसरा 100 माइनस x हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। एवरेज एटॉमिक मास आपका 10.8 है,
M1 की वैल्यू आपको 10 दी हुई है और उसकी अकरेंस आपने x मानी है। M2 की वैल्यू आपको 11 दी हुई है, उसकी वैल्यू आपने 100 माइनस x मानी है। अपॉन आपका आ जाएगा 100 नीचे, क्योंकि दोनों अकरेंस का सम तो 100 ही होने वाला है विदाउट अ डाउट। अब यहां से जब आप x की वैल्यू सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो सिंपली आपके x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 20%, यानी बोरॉन 10 की अकरेंस आ गई आपके पास 20%। किसकी है ये? बोरॉन 10 की है। ऐसे ही आप 100 माइनस x निकाल लीजिए, ये किसकी आएगी आपकी? बोरॉन 11 की आएगी। अगर वो 20% है तो ये 100 में से माइनस होकर कितनी आ जाएगी? 80%। तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास का, आप लोग करके देखिए। प्लीज नोट डाउन आज करेक्ट क्वेश्चन क्या है। I'll drop it now. So this was your topic कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, क्यों हमें जरूरत पड़ी एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने की। इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ द आइसोटोप्स। सो प्रोसीडिंग फर्दर, माय नेक्स्ट टॉपिक इज molecular mass. Now what is molecular mass? Please write down the definition as I dictate. Molecular mass is the sum of collective masses of molecular mass is the sum of collective masses of all the atoms present in it। कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? किसी मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूल क्या होता है? एक कलेक्शन होता है एक तरीके से एटम्स का। तो molecular mass is very simple. It is the sum of all the masses of all the elements present in a molecule. So it is the sum of collective masses of all the atoms present in it. एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अब देखिए, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूं कि 1 से 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सीक्वेंशियली आप लोगों को एटॉमिक नंबर के अंदर याद करना पड़ेगा। इट्स द मिनिमम कि एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक के जो एलिमेंट है, यानी हाइड्रोजन से जिंक तक के जो एलिमेंट है, वो आपको सीक्वेंशियली याद होने चाहिए कि नंबर 1 इज हाइड्रोजन, सेकंड इज हीलियम, इस तरीके से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और टू द कंटिन्यूएशन टू 30 आपको सारे याद होने चाहिए इफ यू वांट टू डील विद केमिस्ट्री ऑन योर टिप्स। और उनमें से जितने हो सके उनके आपको मास नंबर भी याद करने पड़ेंगे या एटॉमिक मास भी आपको याद करना पड़ेगा। समझ पा रहे इस बात को? आई रिपीट माई सेल्फ, एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक के सारे एलिमेंट्स आपको सीक्वेंशियली याद होने चाहिए, एज वेल एज उनके एटॉमिक मासेस भी जितने आप कवर कर पाए, जो आपको मेजर एलिमेंट्स लगे उनके, वो आपको याद करने हैं। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड में, सो यू विल नो कि कौन से एलिमेंट का मास आपको याद होना चाहिए और कौन से का ना हो तो भी काम चल सकता है। सो कमिंग बैक, लेट्स से मैं मास कैलकुलेट करना चाहता हूं। सबसे पहले काफी आसान सा एग्जांपल लेते हैं H2O का। नाउ मास ऑफ वाटर वुड बी, इसके कलेक्टिव एटम्स का सम, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, हर एक का मास होता है 1, प्लस 1 ऑक्सीजन का एटम है, हर एक का मास होता है 16, माय टोटल कम्स अप टू 18। क्लियर? नेक्स्ट इज मुझे कैलकुलेट करना है मान लीजिए CO2 का, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? कार्बन का एक एटम है, उसका मास होगा 12, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, हर एक का मास होगा 16, सो माय टोटल कम्स अप टू नाउ 44। मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं, प्लीज माइंड दैट। आगे चलते हैं। H2SO4 का मास, H2SO4 का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, हर एक का मास 1। नेक्स्ट इज सल्फर का एक एटम है, उसका मास है 32। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन के 4 एटम है, हर एक का मास है 16, तो यहां पे मेरा टोटल जो आएगा वो आएगा 98। ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मास है। ग्लूकोज आप सब लोग गर्मी में कंज्यूम करते हो, ग्लूकोन डी पाउडर के नाम से आप लोगों को मिलता होगा।
इट इज ग्लूकोज, एज सिंपल एज दैट, C6H12O6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ C6H12O6। तो C6H12O6 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6 कार्बन है, हर एक का मास 12, 12 हाइड्रोजन, हर एक का मास 1 और 6 ऑक्सीजन, हर एक का मास 16। माय टोटल कम्स अप टू 180। मैंने किसी की भी यूनिट नहीं लिखी है, माय वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द यूनिट्स ओनली। सो नाउ आई हैव लर्न व्हाट मॉलिक्यूलर मास इज। मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का मास होता है, उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनका कलेक्टिव सम होता है। सो टिल नाउ आई एम डन विद नाउ कम अप टू द टॉपिक यूनिट ऑफ मास। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको समझ में भी आएगा, बस थोड़ा सा अटेंटिवली देखें एक बार बोर्ड पे। सो व्हाट्स माय टॉपिक नाउ इज यूनिट्स ऑफ मासेस। देखिए समझिए इस बात को, मैं जब एटॉमिक मास की बात करता हूं, तो मेरे पास जो मास आता है वो एक रिलेटिव वैल्यू होती है एज कंपेयर टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 स्पीसीज। यानी इस कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के रेस्पेक्ट में मैं जब ये वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास एटॉमिक मास आता है। अब ये बात आप लोग फिजिक्स के अंदर और अच्छे से समझ पाएंगे, बट टू बी ब्रीफ, एवरी रिलेटिव क्वांटिटी इज यूनिटलेस। कि जब आप किसी दूसरे रिलेशन में अगर किसी चीज की वैल्यू निकालते हैं, कि मैं कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, आपका वेट मेरे रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, तो मेरे पास सिर्फ एक नंबर आता है जो कि यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस क्वांटिटीज आर ऑलवेज रिलेटिव क्वांटिटीज। सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट कि यूनिटलेस होता है मास, एटॉमिक मास यूनिटलेस होना चाहिए था, यहां पे कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए थी उसकी, बट फिर भी हम यूनिट्स यूज करते हैं। व्हाई? अगर मेरा रिलेटिव एटॉमिक मास है जो कि यूनिटलेस होना चाहिए बिकॉज ऑफ द रिलेटिव वैल्यू, then why are we using the units now? Units उसका नंबर डिनोट करेगी आपके लिए। Let me explain you. Again the example of carbon. कार्बन का एटॉमिक मास 12 आता है। देखिए मैंने आपको कहा था कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, पर इनका एवरेज जो आता है ना वो 12 के बराबर ही आता है। क्योंकि जो परसेंटेज अकरेंस की बात करें तो ये 98% से ज्यादा अकर करता है। 13 और 14 वाले जो आइसोटोप्स हैं ये सिर्फ 2% है, 98% 12 वाला है, इसलिए इसका एवरेज एटॉमिक मास भी 12 के आसपास ही रहता है। सो नो नीड टू कंफ्यूज अराउंड हियर। सो या लेट्स से मेरा कार्बन का मास है 12 ग्राम। आपको अपनी बुक्स में ये 3 तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, या तो 12 ग्राम, या फिर 12 AMU, या फिर 12 U। ग्राम जी आप लोग सब समझते हैं। AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब, U का मतलब यूनिफाइड मास। Clear? तो U is known as unified mass, AMU is representing atomic mass unit and G for grams. It's simple as that. सबसे पहले आप इस पे फोकस कीजिए। 12 ग्राम, एक कार्बन जिसको मैं देख नहीं सकता, I could not sense it, मेरे विजिबिलिटी के बाहर है, तो जिस चीज को मैं देख नहीं सकता उसका मास 12 ग्राम होना इज नेक्स्ट टू एन इम्पॉसिबल टास्क। क्योंकि 12 ग्राम एक काफी सिग्निफिकेंट वजन होता है। I'll explain it to you. सपोज आप मार्केट जाकर के 250 ग्राम्स लेडी फिंगर यानी भिंडी लेकर गए, ठीक है। I'll say उसके अंदर 20 लेडी फिंगर से भिंडी आई, तो एक भिंडी का वजन कितना हो? For suppose it would be around 250 by 20, यानी लगभग 12.5 ग्राम के आसपास आपकी एक भिंडी का वजन आया। तो एक भिंडी लगभग इतनी बड़ी होगी।
लगभग लगभग अगर आप देखें तो कुछ इतनी बड़ी होगी, जिसको आप देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसका वेट आ रहा है 12.5 ग्राम। बट एक कार्बन के एटम का वेट 12 ग्राम, इज इट पॉसिबल? नॉट इन एनी केस, पॉसिबल ही नहीं है एक उस कार्बन एटम का मास 12 ग्राम होना, जिसे मैं देख नहीं सकता। सो नाउ कम्स टू द पॉइंट कि ग्राम में हमेशा जब भी ग्राम लिखा हुआ आएगा, इट इज द मास of 6.023 into 10 to the power 23 atoms of carbon कि 12 ग्राम जो है वो एक एटम का नहीं बल्कि 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स का मास है। यानी इतने सारे एटम्स के कलेक्टिव मास को, कि कार्बन के 6.023 to 10 to the power 23 एटम्स का कलेक्टिव मास 12 ग्राम कहलाता है। Now why this number? ये नंबर क्यों? ये नंबर एक काफी स्पेशल नंबर है जिसको हम एवोगाड्रोस नंबर से जानते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है कैपिटल N एंड सबस्क्रिप्ट ऑफ A, Na। तो एवोगाड्रो नंबर एक स्पेशल नंबर है, आगे की क्लासेस में आप जानेंगे कैसे, बट अभी के लिए इतना जानना जरूरी है कि 12 ग्राम जब भी लिखा हुआ है तो वो एक कार्बन एटम का मास नहीं है, जबकि एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मास है। क्लियर है? AMU या U जबकि ये लिखे हुए हैं तो ये सिंपल एज दैट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक एटम है, कि एक एटम के मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों। तो whenever you see these units now, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राम माने के इतने सारे एटम्स हैं वहां पे, 12 AMU या 12U माने के एक एटम है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। आपको क्वेश्चन में U दिया हुआ है, AMU दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है, बिना देखे यूज कर सकते हैं। बट सो एज टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप एटलीस्ट समझे तो सही वो कहना क्या चाह रहा है। तो समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी ग्राम लिखा हुआ आएगा आप इतने सारे एटम्स की बात कर रहे हो, पर जब भी AMU या U लिखा हुआ आएगा आप सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है? अब इससे रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, calculate the mass of one carbon atom in grams, कि एक कार्बन एटम का मास मुझे ग्राम में कैलकुलेट करके बताओ। कंफ्यूजन? क्योंकि ग्राम में तो एक 6.023 एटम्स का मास होता है, और एक एटम का मास तो या तो AMU में होता है या U में होता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। फिर कैसे मैं एक कार्बन एटम का मास ग्राम्स में डिनोट कर सकता हूं? हम सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, जो कि आप लोग अपनी छोटी क्लास स्विम 6 के अंदर यूज करते थे। बहुत सिंपल है यूनिटरी मेथड। जैसे कि मैंने कहा मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 कार्बन एटम्स कितना होगा? 12 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? इसको उधर ले जाओ, डिवाइड में डाल। तो 12 by 6.023 into 10 to the power 23 ग्राम, ये आपके एक कार्बन एटम का मास आ गया। कुछ नहीं किया आपने, उसको Na से डिवाइड कर दिया, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। सिंपल है कि 100 हाथियों का वजन है x, तो एक हाथी का वजन कितना होगा? x/100। वही सेम चीज हमने करी है यहाँ पे। अब इससे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया रिलेशन समझा देता हूं जो कि आता है। अब देखिए यहां पर थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। मास ऑफ वन एटम कितना आया था? 12/6.023
6.023 into 10 to the power 23 ग्राम यही आया। एक एटम के मास को हमने कैलकुलेट करा है, हम इसको 1 AMU सॉरी 12 AMU या 12 U से भी तो डिनोट करते हैं। पिछले सेक्शन में हमने ये तो देखा था कि एक एटम का मास 12 AMU या 12 U के बराबर होता है। सिंपली अगर मैं बात करूं तो 12 U के बराबर होता है। दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों में जब आप रिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो 1 यूनिफाइड मास इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Na ग्राम। कि एक यूनिफाइड मास यूनिट इज इक्वल टू 1 अपॉन एवरेज एटॉमिक नंबर ग्राम्स के बराबर। ये इनके बीच में एक सिंपल रिलेशन आया है। आप लोग कैलकुलेट करके देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट आए इससे रिलेटेड या और भी किसी चीज से रिलेटेड तो आप अपने ग्रुप पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, वो डाउट मुझ तक पहुंच जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास we'll begin the chapter with mole concept। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है केमिस्ट्री में, कैसे हम लोगों को डील करना है सब्सटेंसेस के साथ में, उनकी क्वांटिटीज के साथ में। सो mole concept for the very next class। Till then, thank you. Do it with all your